Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आप सभी जानते हैं कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित बनने का। इसी कारण आज पूरा विश्व भारत को एक अलग नजरिए से देख रहा है। दोस्तों, आप सबको बताते जाऊं कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु और विश्व शक्ति बनकर उभरने वाला है। दोस्तों, इस दिशा में भारत जो है नित्य प्रतिदिन एक नया कदम, एक नया कीर्तिमान स्थापित करते जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए भारत ने एक कौन सा नया और मेजर डिसीजन लिया है। इस पर जो है एक विशेष चर्चा होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। फिलहाल हम बात करेंगे इमैनुअल मैक्रों की। आप सबको पता होगा कि बहुत सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष अभी भारत में आए हुए हैं। इसी कारण भारत जो है पूरे दुनिया में एक हॉट डिबेट, एक हॉट टॉपिक बनकर जो है उभरा है। दोस्तों, आपको बताओ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने इंडिया को प्रेज किया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में जो सीईओ है, यानी कि सीईओ का जो पोस्ट है वो भारतीयों ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, ये बताता है कि भारत का जो डायस्पोरा है, भारत का जो टैलेंट है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है अपना कीर्तिमान, अपना जलवा जो है वो दिखा रहा है। French President Emmanuel Macron praised India's growing global influence in innovation, highlighting Indian origin CEOs leading major multinational corporation from IBM to Microsoft at the India-France Innovation Forum in Mumbai। दोस्तों, आप सबको पता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है अभी मुंबई में आए हुए थे और इस मीटिंग में, इस समिट में, इस फोरम में उन्होंने जो है इंडिया की इतनी तारीफ कर दी कि बहुत सारे लोगों को जो है एक अंदर सी अलग सी जलन पैदा हो गई। दोस्तों, आप सबको बताता हूं कि पूरा विश्व ये मानता है कि भारत का एक बहुत गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और भारत के जो लोग हैं उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरिट और टैलेंट के बेसिस पे ही इन्होंने पूरे दुनिया के जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उनके सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो है अपने आप को बैठा रखा है। यह बताता है कि भारत में टैलेंट और भारत में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। सीईओज ऑफ चैनल अल्फाबेट एडोब ऑल इंडियन मैक्रोन्स बिग प्रेज फॉर इंडिया। यह बताता है कि भाई फ्रेंच प्रेसिडेंट अगर ऐसा बोल रहे हैं तो यह बताता है कि हमारे देश का जो है एक नजरिया जो है पूरे दुनिया को देखने का, दुनिया जो है भारत को देखने का जो नजरिया है वो बदला बदला सा अब लग रहा है। क्योंकि भारत को देखने का नजरिया पहले था और जो अभी है उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, साथ ही साथ सिर्फ फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे दोस्तों, इसमें अलग अलग देशों से बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, जितने भी आए हैं, प्रेसिडेंट हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो, उन सब ने भारत की तारीफ की है, जमकर तारीफ की है। दोस्तों, ये देखिए, ये लिस्ट है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के जो है पिक्चर्स डाल रखे हैं, कुछ कंपनीज के नेम लिख रखे हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, वर्ल्ड बैंक हो, यूट्यूब हो, एडोब हो, जितने भी कंपनीज है उन सब के जो सीईओ हैं वो कौन है? वो इंडियन ओरिजिन पीपल है। दोस्तों, ये हमारे लिए कितना गर्व का विषय है, लेकिन एक तरफ कह सकते हैं कि ये हमारे लिए दुर्भाग्य का भी विषय है कि ये सारे लोग जो हमारे टैलेंट है, जो क्रीम लोग हैं, वो भारत में नहीं है, भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग उन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं जो भारत के बाहर की कंपनीज हैं। इससे प्रॉफिट जो है वो उन कंपनीज को हो रहा है, बल्कि भारत को उस तरीके का मेजर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। लेकिन भारत इस दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, आप सबको पता हो कि नई दिल्ली में इस समय एआई समिट हो रहा है। उस एआई समिट को एक नया गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस गेम चेंजर के तहत, इस एआई समिट के तहत जो है भारत में एक नया बदलाव होगा। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो दोस्तों, एक सबसे बड़ा जो डील हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में, आप सबको पता होगा भारत और फ्रांस के बीच में जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं 21 मुद्दों पर बात हुई है, लेकिन उसमें सबसे जो मेजर हाईलाइट था वो क्या था? वो था वर्ल्ड्स ओनली हेलीकॉप्टर टू फ्लाई एट एवरेस्ट हाइट विल बी मेड इन इंडिया। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी एक तरीके से हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पे जो है अगर कोई हेलीकॉप्टर उतरेगा तो वो कहां का उतरेगा? वो भारत में बना हुआ हेलीकॉप्टर उतरेगा। भारत और फ्रांस ये दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और वो छुएगा कौन? वो छुएगा भारत में बना हुआ हेलीकॉप्टर। और इसके लिए जो है डील साइन हो गई, उसको बोल रहे हैं इंडिया फ्रांस H125 प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है भारत के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि भारत में बनेगा और ये माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसको भेदने का काम करेगा। दोस्तों, और ये भारत और फ्रांस की जो डील हुई है उसमें एक सबसे बड़ा हाईलाइट हुआ। लेकिन जो चर्चा का विषय बना दोस्तों, इमैनुअल मैक्रों भारत में, और इमैनुअल मैक्रों भारत में आने के बाद भारत की गलियों में, भारत के रोड पर जो है वो इस तरीके से घूमते हुए नजर आए, इस तरीके से वॉक करते हुए नजर आए। ये दिखाता है कि भारत को लेकर जो है वो कितने संतुष्ट हैं। यानी कि सिक्योरिटी को लेकर किसी भी तरीके का इनके अंदर वो भय नहीं था जो पूरी दुनिया दिखाती है। बहुत सारे लोग जो है हमारे आस पड़ोस में है वो भारत को कहते हैं कि भारत में सेफ नहीं है, भारत में हम अपने क्रिकेटर्स को नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सेफ फील नहीं करेंगे, हम किसी और देश में मैच खेलेंगे। लेकिन इमैनुअल मैक्रों जिस तरीके से यहां पे रोड पे घूम रहे हैं, ये बताता है कि भाई भारत को लेकर उनकी नजरिया क्या है, ये भारत को लेकर ये क्या सोचते हैं। ये पिक्चर जो है बताने के लिए काफी, और ये पिक्चर बहुत सारे लोगों के पेट में जो है दर्द जरूर देगा। दोस्तों,
एआई समिट भारत में हो रहा है और एआई समिट में लगभग 20 से ज्यादा देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, लगभग 60 से ज्यादा मिनिस्टर्स आए हुए हैं पूरे विश्व से, मंत्री लोग आए हुए हैं, 40 से ज्यादा सीईओ आए हुए हैं, 500 से ज्यादा ग्लोबल एआई लीडर्स हैं, 300 से ज्यादा स्टॉल लगा हुआ है, 600 से ज्यादा न्यू एआई टेक्नोलॉजिकल अनवील है, यानी कि प्लेटफॉर्म वगैरह लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा विजिटर्स हैं, यानी कि देखने वाले लोग आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों पर चर्चा नहीं हो रही है। कल से भारत में एक नई चर्चा हो रही है। आप सबको पता होगा कि एक यूनिवर्सिटी है भारत में, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से भारत के लीडर्स की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में एक तरीके से बेइज्जती हो गई। बेइज्जती क्यों हुई दोस्तों? आप सबको बताऊं कि मैं एक रोबोट है, ये एक रोबोट है जो चाइना में बना हुआ है। चाइना में बने इस रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने खरीदा और इस तरीके से प्रस्तुत किया, दिखाया कि भाई ये हमारे लोगों के द्वारा, हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा, हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया रोबोट है। लेकिन फैक्ट चेक जब हुई, जब इसकी पुष्टि की गई, तो यह पता चला कि ये रोबोट जो है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने नहीं बनाया, बल्कि ये चाइना की एक कंपनी है, उसने इस रोबोट को बनाया है। इस खबर के आते ही पूरे देश में, पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना और इस चर्चा का विषय ने जो हमारा मेन एजेंडा था उसको धूमिल कर दिया। यानी कि जिस तरीके से हमारी कोशिश थी पूरे विश्व में, पूरे भारत को एक तरीके से एक नई दिशा दिखाने की, भारत को दिखाने की कि भाई भारत एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में किस तरीके से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, उन सब चीजों पर जो है पानी फेरने का काम किया है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस एक तरीके से कह सकते हैं बचकाने हरकत ने। और इसको लेकर डिसीजन लिया गया है कि भाई आप जो अपना स्टॉल लगाए हुए थे, है ना, भारत मंडपम में, वहां से आप अपना स्टॉल खाली कीजिए। इनके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए भारत सरकार को की तरफ से। और मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारा टेलीकॉम है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, उसके तरफ से भी जो है एक मेजर जो है डिसीजन लेना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसके खिलाफ, वो भी जो है एक मेजर एक्शन ले इनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से जो हमारा मेजर जो समिट हो रहा था इस समय भारत में, उसका इमेज जो है कहीं ना कहीं थोड़ा खराब हुआ है। क्योंकि इतने सारे स्टेट के लीडर्स जो आ रहे हैं, इतना बड़ा जो है एक बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ आ रहे हैं, उन सब चीजों पर जो है पानी फेरने का काम किया है इस यूनिवर्सिटी ने। ये भी एक जो है कल से जो है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे विश्व जो एक तरीके से हमारे ऊपर जो है मौकरी कर रहा है, हमारा मजाक उड़ा रहा है। सिर्फ विश्व ही नहीं, भारत के कुछ अपने नेता जो हैं, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यहां पे देखिए, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल है, द मोदी गवर्नमेंट हैज मेड लाफिंग स्टॉक ऑफ इंडिया ग्लोबली विद रिगार्ड टू एआई। कह रहा है कि पूरी दुनिया में मोदी गवर्नमेंट ने हमारा मजाक बनाया है। दोस्तों, सरकार को तो ये समझना चाहिए, साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर है, जो भारत के लोग हैं, उनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक चीज की वजह से हम इतने सारी चीजों को जो है झुठला नहीं सकते, इतने सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। भारत के जो ये समिट हो रही है, इसमें बहुत सारी कंपनी जो है पार्टिसिपेट किए हैं, बहुत सारे स्टार्टअप पार्टिसिपेट किए हैं, जो इंडियन ओरिजिन के स्टार्टअप हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने जो है अपने इनोवेशन को दिखाया भी है। लेकिन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के इस डिसीजन ने पूरे भारत की इमेज को खराब किया है, इसको हम झुठला नहीं सकते और इस पे जो है सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको इस पे जो है एक मेजर डिसीजन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन देखो, भारत में एआई की बात हो रही है, भारत में इनोवेशन की बात हो रही है। भारत जो है ट्रेड डील साइन कर रहा है, चाहे यूएसए से साइन करना हो, या फिर इंग्लैंड से साइन करना हो, या फिर यूरोपियन यूनियन से साइन करना हो, या फिर अभी जो है फ्रांस से साइन करना हो, या फिर आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इजराइल जाने वाले हैं, वहां भी हम एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम लोग डील साइन करने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है दोस्तों? पाकिस्तान में एआई की बात नहीं होती, पाकिस्तान में किसकी बात होती है? टेरर की बात होती है। वहां पे टेरर समिट होता है, एआई समिट तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि पाकिस्तान का जो एक तरीके से इतिहास रहा है, वो इतिहास जो है टेरर वाला ही रहा है और इस इतिहास को बदलने में शायद सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, तब जाकर जो है वहां पे कोई एआई समिट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, एआई समिट में पाक की नो एंट्री, भारत ने फिर दिखाया आईना। ये लोग भीख मांगते रह जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान में कभी एआई समिट नहीं होगा, क्योंकि इनका तो एकमात्र एजेंडा है, वो है बॉम्ब फोड़ना। और इन लोगों ने बॉम्ब किसी और देश में नहीं फोड़ा है, अभी अपने ही देश में जो है इन लोगों ने जो है बॉम्ब फोड़ने का काम किया है और अपने ही लोगों को मारने का भी काम किया है। दोस्तों, रिजल्ट ऑफ टेरर होस्टिंग सिविल वॉर इन पाकिस्तान, एटलीस्ट 17 किल्ड इन 2 बॉम्ब अटैक्स, गन फाइट इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। देखो ना, अपने ही लोगों को जो है सुसाइड बॉम्बर से मार रहे हैं ये लोग। क्यों मार रहे हैं आप सबको पता होगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहां पे क्या हो रहा है। तो इन सबको दबाने के लिए ये अपने ही लोगों के खिलाफ क्या करते हैं? बॉम्ब फोड़ने का काम करते हैं, सुसाइड बॉम्बर भेज के जो है वहां पे अटैक करने का काम करते हैं। तो ये दिखाता है कि भाई इन लोगों का नजरिया क्या है। इन लोगों का एआई में नजरिया नहीं है, इन लोगों का नजरिया टेक्नोलॉजी में नहीं है, इन लोगों का नजरिया सिर्फ जो है वो बॉम्ब फोड़ने में है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में है। तो हम लोग को ये समझना हो कि पाकिस्तान से कभी हम कंपैरिजन जो है भारत का कर ही नहीं सकते हैं। भारत और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन करना है तो ये कंपैरिजन आईटीआई और आईआईटी जैसा ही है, समझ गए ना। तो एक तरफ आईआईटी है और एक तरफ आईटीआई है। एक तरीके से ना चांद पे झंडा होना और झंडे पे चांद होना, इसमें जितना फर्क है उतना ही फर्क जो है भारत और पाकिस्तान में है। दोस्तों, व्हाट हैपेंड एक्चुअली होता क्या है? 2 बॉम्ब अटैक एंड गन फाइट बिटवीन पुलिस एंड मिलिटेंट्स इन नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान
किल्ड मेनी, यानी कि पुलिस और मिलिटेंट यानी कि आतंकवादी और पुलिस के बीच में जो है एक तरह से झड़प हुई और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। पुलिस वाले तो मारे ही गए, जो सिविलियंस थे, जो आम लोग थे, वो भी मारे गए। मिलिटेंट्स रैम्ड एंड एक्सप्लोसिव लेडेड व्हीकल इनटू अ वॉल नियर, देखो ना ये जो हमारे पुलवामा में किए थे, गाड़ी में क्या करते हैं, बॉम्ब भरते हैं और बॉम्ब भरने के बाद जो है एक घर में ले जाकर लड़ा देते हैं और वहां पे बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। देखो ना यहाँ पे 17 लोग मारे गए, कहीं पे जो है 2 लोग मारे जाते हैं, कहीं पे 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो हर जगह जो है आतंकवादी पाकिस्तान में फैले हुए हैं और इस तरह की घटनाएं आए दिन जो है पाकिस्तान में होती रहती है। चाइनीज ऑल्सो टारगेटेड इन द अटैक, आप सबको पता होगा कि चाइना का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है, चाहे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को हो या फिर अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया है चाइना ने। क्यों किया है ये भी आपको पता होगा, कठपुतली बनाने के लिए, ताकि चाइना के कहने पे पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते रहे। इस तरीके का डिसीजन लेने के लिए चाइना ने इसको कठपुतली बना रखा है। चाइना के बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने लोगों को भेजकर, इन्वेस्टमेंट कर कर, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इन सारे क्षेत्रों में अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की है, लेकिन वहां के जो लोकल लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसके लिए वो चाइनीज लोगों को भी मार रहे हैं। दोस्तों, द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फोर्स सेड स्टेटमेंट ऑन मंडे दैट द 3 स्लेन मिलिटेंट्स हैड बीन इन्वॉल्वड इन अटैक टारगेटिंग चाइनीज नेशनल। चाइनीज नेशनल को मारने के लिए, यानी कि चाइना के जो लोग हैं उनको मारने के लिए, वहां पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं चाइना के, उनको मार दिया है कौन? खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोगों ने, है ना? समझ में आ रही है आपको? बीजिंग हैज poured billions of dollars into Pakistan in recent years, but Chinese funded projects have sparked resentment among the Baloch and their citizens have frequently come under attack। मैंने बताया आपको कि बलोच लोग जो हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, उन लोगों ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट का कड़ा विरोध किया है और इसके लिए वो अपना विरोध जताने के लिए इन लोगों पर अटैक करते हैं और इन लोगों को मारते भी हैं। तो बहुत सारे चाइनीज जो पर्सनल है, चाइनीज जो वर्कर्स हैं, उनकी जो है डेथ हुई है। अर्लियर अ ब्लास्ट इन मॉस्क किल्ड मेनी, देखो मॉस्क में भी ब्लास्ट हो रहा है, मतलब नॉर्मल जो प्लेसेस हैं वहां पे तो ये ब्लास्ट करते हैं सुसाइड बम्बर को भेजकर, लेकिन मॉस्क को ये नहीं छोड़ रहे हैं, अपने देश के मॉस्क यानी मस्जिदों में भी ब्लास्ट करवा रहे हैं। इससे इसलिए ये पता चलता है कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं, भारत के मुस्लिम्स कितने सेफ हैं और भारत में जो मुस्लिम रहते हैं उन लोगों को कितना, भारत को लेकर कितना गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। क्योंकि देखो पाकिस्तान का जो मस्जिद है वही सेफ नहीं है। अगर भारत में किसी मस्जिद पर अगर कोई कार्रवाई हो जाती है तो भारत के मुसलमान बहुत कड़ा विरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के तो मस्जिद में ही बॉम्ब फूट जाता है, पाकिस्तान के मस्जिद को ही उड़ा दिया जाता है, लेकिन वहां के पाकिस्तानियों के जो मुसलमान है उनको उसके खिलाफ बोलने की जो है कोई छूट नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है। क्योंकि अगर बोलोगे तो ये जो मुनीर है, ये मुनीर जो है बहुत कड़ा दमन करता है, बहुत अच्छे से सेपरेशन करता है विरोध का, ये आप सबको पता होगा। This month, the Islamic State IS group claimed the responsibility for a massive suicide blast in site mosque in the capital Islamabad। देखो ना, कैपिटल इस्लामाबाद में जो है, राजधानी में जो है मॉस्क में बम विस्फोट हो जा रहा है। 31 people, 31 people wounded and 169 others। This indicates a civil war already took place in Pakistan। इस्लामाबाद में ये हाल है दोस्तों, अब क्या बोल सकते हैं। On top of this, India plans to cut रावी वाटर फॉर पाकिस्तान। देखो आप सबको पता हो कि पंजाब जो हमारा क्षेत्र है, चाहे वो रावी हो, ब्यास हो, सतलज हो, झेलम हो या इंडस हो, ये सारे रिवर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भारत के साथ साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी ये सारे जितनी भी नदियों के नाम मैंने रखे हैं, रिवर्स के नाम मैंने रखे हैं, वो सारे काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है रावी। रावी जो है वो पाकिस्तान में भी फ्लो करती है, भारत में भी फ्लो करती है, लेकिन पाकिस्तान को इस समय बताना पड़ेगा हमें कि भाई हमारे साथ तो तुमने किया पिछले साल, यानी कि पिछले साल, यानी कि 2024 में, 2025 में, 25 में जो तुमने रेड फोर्ट पे जो अटैक करवाया, 2024 में जो तुमने किया, 2023 में हमारे साथ जो किया, उसका जो है हम लोग वो चीजें भूले नहीं है। इसका जवाब हम देते रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे देंगे, ताकि जख्म जो है एक बार किसी को मारने में मजा नहीं आता, जो जख्म दे देकर मारने में आता है। इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई है हमारी, उसको लेकर तो हमने कमर तोड़ ही रखी है। साथ ही साथ अभी रावी रिवर को लेकर जो है हमने एक मेजर डिसीजन लिया है। क्या किया है? आफ्टर इंडस वाटर मूव, इंडिया प्लान्स टू कट पाकिस्तान एक्सेस टू रावी वाटर, यानी कि रावी के नदी का जो पानी का जो एक्सेस था पाकिस्तान का, उसको कट करने के लिए हमने एक बहुत बड़ा डैम बना दिया है। अब हम इस डैम से जो है पानी को रोकेंगे और फिर जो है उस पानी का यूज करेंगे हम अपने एरियाज में, चाहे वो इरिगेशन के लिए करें या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करें। समझ में आ रही है दोस्तों? लेकिन ये पानी जो है अब नहीं पहुंचेगा पाकिस्तान, और इसको लेकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। अभी तो हमने जो है इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को लेकर नींद उड़ाई थी, अब जो है रावी वाटर को लेकर जो हुई है हमने इनकी नींद उड़ा रखी है। आफ्टर इंडस वाटर मूव, इंडिया टू स्टॉप रावी वाटर टू पाकिस्तान इन शाहपुर कांडी डैम नियर्स फिनिश। समझ में आ रही है आपको? ये जो डैम बनने वाला था ये बनकर तैयार हो गया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, और बनने के बाद पाकिस्तान को जो पानी पहुंच रहा था वो पानी अब नहीं पहुंचेगा, ये क्लियर बात है। What is the project? एक्चुअली प्रोजेक्ट है क्या? ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद द सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पाकिस्तान नाउ फेसेस अनदर चैलेंज एज द डिलेड शाहपुर कांडी डैम ऑन द जम्मू एंड कश्मीर पंजाब बॉर्डर हेड्स फॉर कंप्लीशन बाय 31 मार्च। मैंने बताया 31 मार्च तक ये डैम बनकर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो पानी पहुंच रहा था वो पानी नहीं पहुंचने वाला है पाकिस्तान में। तो इनका खाना पानी तो बंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि आटा तो इनके पास है नहीं और पानी पहुंचेगा नहीं, तो रोटी तक नहीं बना सकते हैं, ये बात फिक्स है। ओवर द ईयर्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द रावी हैज ऑफन फ्लोड
इनटू पाकिस्तान ड्यू टू इनसफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटी इन इंडिया। हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास डैम नहीं था, इसका फायदा इन लोगों ने लंबे समय से उठाया और ये पानी का यूज कर रहे थे। अब जो है हमारे पास डैम बनकर तैयार हो गया है, 31 मार्च तक ये डैम चालू हो जाएगा और उसके बाद से पानी इनके यहाँ नहीं पहुंचेगा। द फास्ट ट्रैक रिवाइवल ऑफ द शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट होल्ड्स ग्रेट जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस एज इट कम्स इन द आफ्टरमैथ ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक विच न्यू दिल्ली स्क्वायरली ब्लेम्स ऑन पाकिस्तान बैक्ड टेररिज्म। देखो आप सबको पता होगा पहलगाम में जो हमारे साथ हुआ अटैक, पहलगाम का बदला लेना था हमें, और पहलगाम का बदला सिर्फ एक तरीके से नहीं लेना था, चारों तरीके से लेना था। एक तो अटैक करके हम लिए, इनके जो टेररिस्ट कैंप्स थे उनको डिस्ट्रॉय करके लिया, उसके बाद से पानी जो है रोक कर हमने जो है इनसे बदला लिया, उसके बाद से इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से तोड़ कर किया, इनको क्रिकेट मैच में हरा कर किया। तो हमने जो अलग अलग तरीकों से जो है इनको ये बताने की कोशिश की कि जो तुमने हमारे साथ किया उसका बदला सिर्फ तुम्हारे लोगों को मारकर, तुम्हारे आतंकवादियों को मारकर हम नहीं लेंगे, बल्कि अलग अलग तरीके से तुमको अलग थलग कर लेंगे। ये भारत ने जो है क्लियर कर दिया है। और ये डैम के बनने से, इस डैम के बनने से भारत के जो फील्ड्स हैं, यानी कि वो क्षेत्र जहां पे भारत के लोग खेती करते हैं, उन सारे खेती करने वाले लोगों को काफी ज्यादा फायदा हो, क्योंकि इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी की कमी जो भारत में हो रही थी, वो पानी की अब जो है कमी नहीं होगी, क्योंकि ये पानी अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। आगे बताऊंगा आपको। देखो जो हमने अटैक किया था दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में इन लोगों के खिलाफ, उसको लेकर एक तरीके से कहते हैं, देखो पाकिस्तान के साथ जब हमने मैच खेला उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और हमने देखा लाइव टेलीकास्ट में कि भाई बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी क्रिकेट के मैदान में। यही हालत हुआ था कहां पे, ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन हमारे पास कोई लाइव टेलीकास्ट हम तो वो हो नहीं रहा था, और साथ ही साथ हमारे पास कोई ऐसे फुटेज नहीं थे जिसे हम प्रूफ कर सके। इसको इसीलिए पाकिस्तान जो है वो हमेशा गलत गलत क्लेम करता रहा कि भाई हमने तो इनके राफेल गिरा दिए, हमने तो इनके सुखोई गिरा दिए, हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लाइव फुटेज नहीं था। लेकिन हमने जो क्रिकेट मैदान में किया था ना दोस्तों, वही हाल हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। हमने क्या किया देखो, पाकिस्तान वाज एक्सपर्ट साइट्स एम्पल प्रूफ इंडियन एयरफोर्स स्ट्रक किराना हिल्स न्यूक्लियर साइट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। देखो इंडियन एयरफोर्स ने प्रिसाइज अटैक किया था इनके न्यूक्लियर साइट पे। न्यूक्लियर साइट पे जो है इसकी जो है एम्पल प्रूफ्स आ गए हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों ने क्लियरली ये कह दिया है कि भाई इंडियाज किराना हिल्स स्ट्राइक ब्रॉट पाकिस्तान टू इट्स नीज ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। घुटनों पर ला दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने किराना हिल्स पे अटैक किया था जहां पे इनका न्यूक्लियर साइट है। रिवील्स एक्सपर्ट शहबाज प्लीडेड विद पीएम मोदी। देखो ना दोस्तों, ये जो है टॉम कूपर है, इन्होंने जो है ये दावा किया है कि भाई भारत ने जो है प्रिसाइज अटैक किया था कहां पे, किराना हिल्स पे। इसकी जो है एक बहुत अच्छा जो है आप इंटरव्यू है, इसको आप देख सकते हैं, एनडीटीवी पे जो है ये इंटरव्यू है, और यहां पे आपको बताया जाएगा एक्सपर्ट के द्वारा कि किस तरीके से इंडिया ने अटैक किया था, प्रिसाइज अटैक किया था किराना हिल्स पे। लेकिन पाकिस्तान की आदत है जो है दोस्तों, वो हम लोग जानते हैं, हम लोग कुछ भी बोलते हैं इसको जो ये खंडन कर देते हैं। उन लोगों ने क्या कहा, उन लोगों ने बोला डिस इन्फॉर्मेशन, ये जो आप खबर चला रहे हैं भारत में, ये खबर पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान की आदत है, जब भी हम इनकी पैंट खोलते हैं इन लोगों को बहुत बुरा लग जाता है, और इनके पास कहने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि भारत जो कह रहा है वो सरासर गलत कह रहा है, भारत जो कह रहा है वो पूरी तरीके से फॉल्स क्लेम कर रहा है। ये इनकी पुरानी आदत है कहने की। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझा है। साथ ही साथ मैं आपको बताते जाऊं कि अगला जो वीडियो आने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप ये बताइएगा कि भारत में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कल जो किया, क्या वो सही किया, और उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ जो हमने रावी वाटर टीटी को लेकर, रावी वाटर को लेकर जो एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, उस एक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं। साथ ही साथ किराना हिल्स जो हमने अटैक किया था ऑपरेशन सिंदूर में, उसको लेकर आपके क्या विचार है। इन सारे बातों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, अपने विचार को जरूर दर्ज कीजिए कमेंट में। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे।